हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार त्रिपाठी। पिछली वीडियो में मैंने बात किया था सर्जिकल पोजीशन का। हम लोगों ने कई तरह की पोजीशन के बारे में डिस्कस किया था, जैसे सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, लैटरल पोजीशन। आज हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में उसके आगे, मतलब चौथा पोजीशन लिथोटॉमी। लिथोटॉमी पोजीशन पर हम जब बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में एक फीमेल ओटी टेबल पर लेटी हुई है। आप देख सकते हैं ओटी टेबल आधा निकाल दिया गया है। उस फीमेल को आधे ओटी टेबल पर इस तरह से लेटाया गया है कि उसके दोनों हाथ लेफ़्ट और राइट साइड में हैं, स्ट्रेट हैं, सीधे हैं। कमर उसकी बटक वाले हिस्सा, उसका एज ऑफ द बेड बिल्कुल बेड के किनारे है और उसके दोनों पैर लेविटेट हो रहे हैं। लेविटेट मतलब हवा में झूल रहे हैं। कैसे झूल रहे हैं? आप ये दूसरा पिक्चर देखिए। इसमें देखिए सिर को कवर किया गया है, हाथों को एक सेफ्टी स्ट्रिप से बांधा गया है लेफ़्ट और राइट। उसके बाद बटक को बिल्कुल एज ऑफ द बेड के बिल्कुल किनारे रखा गया है। आधा बेड का हिस्सा निकाल दिया गया है, आधा बेड को ही वहाँ पर यूज करते हैं और फीमेल को इस तरह से लेटाया जाता है कि उनका जो बटक का हिस्सा है वो बेड के बिल्कुल किनारे हो। उसके बाद जो पैर है पेशेंट का, हम फीमेल की बात यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि लिथोटॉमी पोजीशन मेल फीमेल दोनों को दिया जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर अप्लाई होता है फीमेल पर। उसका कुछ कारण है, मैं बताऊँगा आगे। तो पेशेंट जो फीमेल है उसका पैर लेविटेट होगा हवा में। उसका कारण ये है कि उसके पैरों को बगल के साइड ग्रिल से या फूड सपोर्टर से या पैडिंग्स ग्रिल से, हम कुछ भी कह सकते हैं, उससे उसको वहाँ पर लेविटेट कर देते हैं, बांध के लटका देते हैं। आप देखिए ये जो यहाँ डायग्राम दिखा है उसमें देखिए वहाँ लिखा है पैडिंग अराउंड फुट, आगे उसमें लिखा है लेग्स डू नॉट टच पोल्स, नीचे लिखा है बटक टू एज ऑफ टेबल। तो ये सारी चीज़ें, ये पिक्चर साफ कह रही हैं कि किस पोजीशन में लिथोटॉमी पोजीशन कहा जाएगा, किस पोजीशन को लिथोटॉमी पोजीशन कहा जाएगा। ये लिथोटॉमी पोजीशन देने का पर्पज़ क्या है, इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से इस डायग्राम को देख लीजिए। पैडिंग अराउंड फुट, जो पैर है वो क्या होगा, लेविटेट होगा एक सपोर्टिव ग्रिल से, जो उस सपोर्टिव ग्रिल से पैरों को टच नहीं होना है। बटक जो है एज ऑफ द बेड होगा और जो हाथ है वो हाथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा दोनों साइड में, लेफ़्ट एंड राइट, और वो एक सेफ्टी स्ट्रिप से बंधा होगा। इसे लिथोटॉमी पोजीशन कहते हैं। लिथोटॉमी पोजीशन देते कब है? द क्लाइंट मीन्स यहाँ पेशेंट है। द क्लाइंट लाइज सपाइन मतलब सीधे लेटी है, विथ हिप फ्लैक्स्ड, उसका जो कमर है, हिप है बिल्कुल फ्लैक्स्ड है। द लेग्स आर सेपरेटेड एंड थाइज आर फ्लैक्स्ड। ठीक है, पैर बिल्कुल खुले हुए हैं और वो जो कमर का हिस्सा है बॉडी के एज पर है, बेड के एज पर है। द पेशेंट्स बटक्स आर केप्ट एट द एज ऑफ द टेबल एंड लेग्स आर सपोर्टेड बाई स्ट्रेप्स। इंडिकेशन क्या है? फॉर डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी कराना हो, जब सिजेरियन कराना होता है। ठीक है, सिजेरियन डिलीवरी में कभी भी लिथोटॉमी पोजीशन नहीं देते हैं। सिजेरियन डिलीवरी में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं और एक चीरा लगाते हैं और उसके बाद बच्चे को डिलीवर कर दिया जाता है। बच्चा जो होता है उसका जन्म हो जाता है। तो सिजेरियन डिलीवरी में लिथोटॉमी पोजीशन नहीं देते हैं, लिथोटॉमी पोजीशन देते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। तो याद रखिए लिथोटॉमी पोजीशन हमेशा दिया जाएगा नॉर्मल डिलीवरी में।
यहाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जो सिजेरियन डिलीवरी होता है, बहुत सारे लोग आप लोगों में से नहीं जानते हुए, उसमें क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं। चीरे का मतलब एक तरह का कट करते हैं और यूट्रस को कट करके वहाँ से बेबी को निकाला जाता है। इसे मेडिकल के भाषा में कहते हैं LSCS। LSCS का मतलब होता है LSCS, ठीक है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो LSCS की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये लिथोटॉमी पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी में दी जाती है, ये इसका इंडिकेशन है। दूसरा होता है फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन एंड सर्जरीज। रेक्टल एग्जामिनेशन का मतलब होता है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है, सीकम कोलन रेक्टम, और अंत में एनल कैनाल। रेक्टम और एनल कैनाल के जांच के लिए भी इस पोजीशन को दिया जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पाइल्स है या फिस्टुला है या फीसर है। पाइल्स मतलब बवासीर हिंदी में कहते हैं, फिस्टुला का मतलब होता है भकंदर, और फिशर का मतलब होता है एक तरह का कट हो जाना, कटान उसे हिंदी में बोलते हैं। तो अगर किसी मेल या फीमेल को पाइल्स, फिस्टुला या फिशर है तो उसकी जांच के लिए यही लिथोटॉमी पोजीशन दिया जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और अपने हाथों में जो डॉक्टर होते हैं वो ग्लव्स पहनते हैं, और फिंगर में कई बार वो कंडोम्स पहनते हैं फिंगर में, जिससे कि इंसर्ट अच्छी तरीके से फिंगर हो सके रेक्टम में। और जाइलोकेन जो जेली है उसका यूज करते हुए बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से अपने फिंगर को रेक्टम में इंसर्ट करते हैं, और इस तरह से पाइल्स, फिस्टुला या फीसर का अपने फिंगर के थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू रेक्टम में वो जांच करते हैं कि वो क्या है। किसी व्यक्ति को अगर प्रोस्टाइटिस की दिक्कत है या BPH की दिक्कत है, प्रोस्टाइटिस चाहे एक्यूट प्रोस्टाइटिस हो या क्रोनिक प्रोस्टाइटिस हो, या BPH की दिक्कत हो, जैसे कहते हैं बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया, इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट में सूजन हो जाती है। प्रोस्टेट में इतनी ज़्यादा सूजन हो जाती है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर दबाव पड़ता है और यूरिन अच्छे तरीके से पास आउट नहीं हो पाता। यूरिन का कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है, जिसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ द यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर। तो ऐसी स्थिति में प्रोस्टेट की सूजन कितनी हुई है या कितनी नहीं हुई है, वो जांच करने के लिए भी पर रेक्टम जांच किया जाता है, फिंगर के थ्रू, रेक्टम के रास्ते, उसमें भी लिथोटॉमी पोजीशन देते हैं। प्रोस्टेटिक मसाज भी रेक्टम के रास्ते ही फिंगर से करते हैं, उसमें भी लिथोटॉमी पोजीशन देते हैं। तो ये सब इंडिकेशन है देने का। फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्रेस हिस्ट्रेकोपी, यहाँ लिखा है सॉरी, इसका नाम है हिस्टेक्टमी। वो स्क्रीन बार बार बंद हो रही है, दिक्कत हो रहा है। हाँ, हिस्टेक्टमी का मतलब देखिए, जहाँ टॉमी लगा हो, टॉमी का मतलब होता है उस हिस्से को काट कर हटा देना। यहाँ पर है हिस्टेक्टमी का मतलब होता है यूट्रस को बिल्कुल हटा देना, रिमूव कर देना, रिमूव ऑफ द यूट्रस फ्रॉम द बॉडी बाय यूज द सर्जिकल प्रोसीजर, दिस इज़ नोन एज हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी का मतलब होता है सर्जिकल प्रोसीजर यूज करके बॉडी से यूट्रस को पूरी तरह से बाहर निकाल देना। ऐसा तब होता है जबकि किसी तरह का यूटेराइन प्रोलेप्स हो जाए। यूटेराइन प्रोलेप्स का मतलब होता है कि वेजाइना के रास्ते यूट्रस बाहर जाने लगे। ऐसी स्थिति में पूरे यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। या फिर अगर यूटेराइन कैंसर हो जाए या फिर सर्वाइकल कैंसर हो जाए, ऐसी स्थिति में भी यूट्रस को पूरा बाहर रिमूव कर देते हैं। तो जब हमें हिस्टेक्टमी करनी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यही हम लिथोटॉमी पोजीशन देते हैं। वेजाइनल एग्जामिनेशन करने में भी हम लिथोटॉमी पोजीशन देते हैं। कई बार क्या होता है, कई सारी फीमेल होती हैं जिनके वेजाइना की दीवार रप्चर हो जाती है, तो उसमें वो जांच करने के लिए भी, वेजाइनल जांच करने के लिए भी लिथोटॉमी पोजीशन दिया जाता है। ये सब इंडिकेशन थे। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर का मतलब कैसे हम इस सारे प्रक्रिया का हम पालन करेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। सबसे पहले पेशेंट को क्या करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्या करने वाले हैं। उसके बाद आप करेंगे प्रोवाइड प्राइवेसी, आप पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। उसके बाद पोजीशन द पेशेंट टू लाइज ऑन हिज बैक विथ वन पिलो अंडर द हेड। पोजीशन द पेशेंट टू लाइज ऑन द बैक
जो पेशेंट का बैक है, बटक का हिस्सा है, उसके नीचे एक छोटा सा पिलो तकिया लगाएंगे जिससे कि उसको कंफर्टेबल मिले बैक बोन पर और बटक के एरिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील ना हो। इससे बचाव के लिए एक छोटा सा पिलो बटक के नीचे लगाया जाता है। आराम के लिए हेड के नीचे भी एक पिलो लगाते हैं। कई बार कुछ विशेष परिस्थितियों में हाथों के नीचे भी पिलो लगाया जाता है, लेकिन ये कभी कभी होता है। हाथों के नीचे पिलो कभी कभी लगता है, वरना हम उससे दूर रहते हैं, लेकिन हेड के नीचे पिलो और बटक के नीचे पिलो जरूर लगाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, पोजीशन द पेशेंट टू लाइज ऑन हिज बैक विथ वन पिलो अंडर द हेड, कीप द लेग्स वेल सेपरेटेड। पूरा जो बच्चे के जन्म के समय जो फीमेल है जिसे लिथोटॉमी पोजीशन दिया गया है, उसके पैर पूरी तरह से सेपरेट, अलग अलग हों, वो एक दूसरे को क्रॉस न करें। कीप द लेग वेल सेपरेटेड एंड द टाई वेल फ्लेक्स्ड ऑन द एब्डामन एंड द लेग्स ऑन द थाइस। इनके कहने का मतलब यही है, जो मैंने अब तक कहा है बार बार, कि पैर लेविटेट हो, पोल से न अटैच हो और एक दूसरे को क्रॉस ना करें, पूरी तरह से पैर सेपरेट रहें। यही एक आइडियल पोजीशन ऑफ लिथोटॉमी मानी जाएगी। Keep the legs well separated and the thighs well flexed on the abdomen and the legs on the thighs. Buttock are kept on the edge of the table and the legs are separated on the strips. Supported on strips. सेफ्टी स्ट्रिप, एक चीज़ होती है सेफ्टी स्ट्रिप, या उसे कहते हैं सेफ्टी बैंड। वो क्या होता है, जब फीमेल को लिथोटॉमी पोजीशन दिया जाता है और बच्चे की डिलीवरी की जाती है तो कई बार फीमेल कोऑपरेट नहीं करती हैं और वो अपने हाथों को ज़्यादा मूव करती हैं। उससे बचाव के लिए हाथों को एक तरह से बांध देते हैं, उसी को सेफ्टी स्ट्रिप या सेफ्टी बैंड कहते हैं। वो लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सर्जरी में दिक्कतें होती हैं। लिथोटॉमी पोजीशन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार फीमेल की आंखों पर भी पट्टी रख दी जाती है, जो कि सर्जिकल प्रोसीजर का ही एक भाग है। आगे हम बात करते हैं, आई होप आपको लिथोटॉमी पोजीशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे तत्काल संपर्क करेंगे, मैं इसे और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। हम अगला पोजीशन पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन बहुत ही जनरल पोजीशन है। इसमें पेशेंट के पैरों को सीधे नहीं करके बल्कि इसे मोड़ कर फोल्ड करके रखते हैं। हाथों को लेफ़्ट और राइट हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं। सिर के नीचे, हाथों के नीचे और पैरों के नीचे भी कॉटन रोल या पिलो रखते हैं। कमर के नीचे हम, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, हर पोजीशन में अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि हिप के नीचे हमेशा हर पोजीशन में एयर बैग्स रखते हैं। ये इसमें हवा भरी होती है, एक बैग होता है जो टायर नुमा होता है, ये कमर के नीचे रखते हैं जिससे कि आराम मिले। तो हिप के नीचे हमेशा हम एयर बैग रखते हैं। ये काम हम डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में भी करेंगे, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पेशेंट लाइज ऑन द बैक, जो पेशेंट होता है, लाइज मतलब लेटा होता है बैक साइड में, पीठ के सहारे। देन नी फुली फ्लैक्स्ड, जो उसके नी घुटने होते हैं वो बिल्कुल फ्लैक्स्ड होते हैं, स्थिर होते हैं। थाइस फ्लैक्स्ड, जांघ उसके बिल्कुल स्थिर होते हैं। एंड एक्सट्रीमली रोटेड फीट फ्लैट ऑन द बेड, जो उसका जो पैर होता है वो बेड से बिल्कुल लगा होता है। इन दिस पोजीशन क्लाइंट का मतलब यहाँ पेशेंट्स है। इन दिस पोजीशन क्लाइंट विथ पेनफुल डिसऑर्डर आर मोर कंफर्टेबल विथ नी फ्लैक्स्ड। The position should not be used for abdominal assessment because it promotes contraction of abdomen muscle
ऐसा देने का पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हम डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन क्यों देते हैं? इसका कारण ये होता है कि सबसे पहले ये बता दूं कि डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन एक तरह से आउटडेटेड पोजीशन हो गया है, ये अब ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि इसके देने का जो मकसद होता है, जो उसका कारण है, वो है आमतौर पर वेजाइनल या रेक्टल एग्जामिनेशन। लेकिन वेजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन अगर हमें करना हो तो उसके लिए दो पोजीशन हमारे पास हैं, लैटरल पोजीशन और लिथोटॉमी पोजीशन। तो डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन अब बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। फिर भी इसके बारे में हम ये समझ लेते हैं कि पेशेंट को बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में लेटाकर, उसके पैरों को मोड़कर, उसके पैरों को बेड से लगाकर और पैरों के बीच में गैप करके हम इसकी जांच करते हैं। लेकिन हम ऐसा तब नहीं करते हैं जब किसी तरह का मसल रिलैक्सेशन की प्रॉब्लम हो, मतलब मांसपेशियों के ऐंठन की अगर कोई दिक्कत हो, तब हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इससे वो समस्या बढ़ जाती है। अगर पेट में किसी तरह का कोई दर्द है, अगर उसके हिप एरिया में कोई दर्द है, तो हम ऐसा पोजीशन देने से बचते हैं। इंडिकेशंस क्या हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन क्या होता है? कैथेटराइजेशन का मतलब होता है एक जैसे कोई व्यक्ति है जिसको यूरिन पास नहीं हो रहा है, जिसे पेशाब नहीं हो रहा है, तब हम उसे कैथेटर लगाते हैं। एक 16 नंबर का कैथेटर आता है, 16 नंबर का कैथेटर मार्केट में अवेलेबल है, जो कि एडल्ट को दिया जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये एक पाइप नुमा होता है और ये जेनाइटल जो एरिया है वहाँ पर फीमेल के अंदर यूरिनल ऑरिफिस में और मेल के अंदर पेनिस में इसको इंसर्ट करते हैं कैथेटर ट्यूब को, और वो कैथेटर ट्यूब अंदर जाता है यूरिनरी ब्लैडर के पास, और वहाँ पर जाकर वो बिल्कुल फिक्स्ड हो जाता है, और इस तरह से बिना प्रेशर लगाए यूरिन खुद ही स्वयं वो पास आउट होने लगता है पाइप के थ्रू। इसी को कैथेटराइजेशन कहते हैं। तो वो कैथेटराइजेशन करने के लिए इस पोजीशन का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, जैसे वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगला है इंडिकेशन। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर वेजाइनल ऑपरेशंस एंड इंसर्जन ऑफ टेम्पोन्स, इंसर्टन ऑफ टेम्पोन्स। देखिए, मैंने बताया पहले भी कि कई ऐसी फीमेल होती हैं जिनके वेजाइना के अंदर, हमें पता है कि वेजाइना जो होती है वो फीमेल का जेनाइटल ऑर्गन होता है, और उसमें 2 लेयर होती हैं, अपर एंड लोअर लेयर। अपर लेयर आमतौर पर 7 सेंटीमीटर होती है, लोअर लेयर जो होती है 9 सेंटीमीटर होती है, और वो बिल्कुल सीधे न जाकर बिल्कुल अपवर्ड्स ऊपर की तरफ मुड़ी होती हैं, फोल्ड होती है वेजाइना का रास्ता। कई बार सेक्सुअल कारणों से या फिर एक्सीडेंटल कारणों से वेजाइना की दीवारें रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं। ऐसी स्थिति में वेजाइना का ऑपरेशन करना हो और उसमें टेम्पन्स, TAMPONS, टेम्पन्स का मतलब होता है रुई का फाहा। टेम्पन्स को हिंदी में कहते हैं रुई का फाहा। तो वेजाइना की दीवार जो रप्चर हो गई है उसका ऑपरेशन करके वहाँ स्टिच लगाकर, टाँके लगाकर, और वो टाँके जो होते हैं वो होता है एब्जॉर्बल टाँका, जो उसी में घुल जाता है। तो वेजाइना की दीवारें जो फट गई हैं वहाँ एब्जॉर्बल स्टिच लगाकर उसको पूरी तरह से अच्छी तरीके से उसकी सर्जरी की जाती है, और फिर वहाँ पर टेम्पन्स लगाया जाता है, रुई का फाहा लगा दिया जाता है। ये सब करने के लिए भी डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन को दिया जाता है। यही चीज़ यहाँ लिखी है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर वेजाइनल ऑपरेशन एंड इंसर्टन ऑफ टेम्पन्स। इंसर्टन मतलब होता है यहाँ पर एक तरह से उसको भरना, अंदर करना टेम्पन्स को, रुई के फाहा को। आगे हम बात करें प्रोसीजर के बारे में, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन के बारे में, प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर ऑफ डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, फिर से देख लीजिए इसका पिक्चर डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन का, और अब हम इसका पढ़ रहे हैं प्रोसीजर। प्लेस द पेशेंट ऑन बैक इन बेड। मरीज को बैक साइड से लेटा दिया जाता है। विथ 2 और मोर पिलोज अंडर द हेड।
एक या दो से भी ज़्यादा 3 छोटे छोटे पिलो उसके सिर के नीचे लगा देते हैं, जितना वो टॉलरेट कर सके, जितना उसके लिए कंफर्टेबल हो सके। एंड मोर पिलो अंडर द हेड और पेशेंट कंफर्ट, जितना उसको आरामदायक मिल सके। प्लेस द एयर रिंग के बारे में मैंने बात किया है। एयर रिंग अंडर द हिप, उसके हिप के नीचे एयर रिंग लगाते हैं। मैंने बताया बेड सोर से बचने के लिए, प्रेशर से बचने के लिए, टेम्परेचर मॉइस्चर से बचने के लिए एयर रिंग को लगाते हैं। याद रखिए, एयर रिंग को हिप के नीचे लगाया जाता है, किससे? बेड सोर से बचने के लिए, घाव से, एब्सिस से बचने के लिए, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर, टेम्परेचर, मॉइस्चर होगा तो वहाँ बेड सोर, घाव बनेंगे। उससे बचने के लिए हम एयर रिंग को लगाते हैं। हिप्स के नीचे किसी भी पोजीशन में लगाना चाहिए। ये आइडियल चीज़ें हैं। प्लेस द एयर रिंग अंडर द हिप एंड कॉटन रिंग और फोम पैड, एक तरह का रुई का पैड बना लेते हैं, कॉटन का एक तरह से रोल बना लेते हैं। अंडर द हिल्स टू रिड्यूस प्रेशर, पैरों के नीचे। अगर आप देखिए इसके हेड के नीचे तकिया लगी हुई है, इसके कमर के नीचे रिंग लगा है, और इसके जो पैर हैं, जहाँ हील है, इसका सोल है, जहाँ इसके तलवा है, वहाँ पर भी हम किसी तरह का कॉटन रुई लगा देते हैं। यदि वो न मिले तो हम पिलो लगा देते हैं। ये इसका प्रोसीजर था। अगले पोजीशन के बारे में बात करेंगे, यह है फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन, आप डायग्राम देखिए, पेशेंट बिल्कुल लेटा हुआ है। हम नहीं, पूरी तरह से नहीं लेटा है। कमर के नीचे वाला हिस्सा एक तरह से लेटने की स्थिति में है और कमर के ऊपर का हिस्सा बैठने की स्थिति में है। इसे हम फाउलर्स पोजीशन कहते हैं। फाउलर पोजीशन देने का मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या होता है, समझिए इसके बारे में। इट इज़ ए सिटिंग पोजीशन, ये एक सिटिंग पोजीशन मतलब बैठने वाला पोजीशन है। इट इज ए सिटिंग पोजीशन इन विच द हेड इज एलिवेटेड। एलिवेटेड मतलब उठा होना। एलिवेटेड जो होता है, इसका मतलब जैसे एलिवेटर का मतलब होता है एलिवेटर, लिफ्ट को एलिवेटर भी कहते हैं। जो चीज़ हमें ऊपर उठाती है उसे हम एलिवेट कहते हैं। एलिवेटर का मतलब, इस वर्ड का मतलब होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, एलिवेटर जो होता है वो लिफ्ट कहते हैं, एलिवेट का मतलब होता है उठाना। इट इज़ अ सिटिंग पोजीशन इन विच द हेड इज एलिवेटेड, उठा होता है, एट 45 to 60 डिग्री, 45 से 60 डिग्री, 45 से 60 कोण पर ये जो है वो उठा होता है, हेड का हिस्सा। एंड द क्लाइंट मीन्स पेशेंट, नीज आर स्लाइटली एलिवेटेड, अवॉइडिंग प्रेशर ऑन द पोप्लिटियल वेसल्स। हमें पता है पोप्लिटियल आर्टरी से हम पल्स ले सकते हैं। पल्स लेने की बहुत सारे जगह हैं, हमें पता है, रेडियल आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी है, ब्रैंकियल आर्टरी है, एपिकल आर्टरी है, उसी डॉर्सल पेडिस आर्टरी है। उसी तरह होता है पोप्लाइटियल आर्टरी। तो पोप्लाइटियल जो मसल्स होती हैं, पोप्लाइटियल जो एरिया होता है, जो पोप्लाइटियल वेसल्स होती हैं, यहाँ पर जो पोप्लाइटियल एरिया होता है वहाँ किसी तरह का प्रेशर ना हो, इसलिए थोड़ा सा, बिल्कुल नेग्लिजिबल, थोड़ा सा उस एरिया को भी हम उठा कर रखते हैं ताकि वहाँ प्रेशर ना हो। ये सब किया जाता है फॉरवर्ड पोजीशन में। बैकरेस्ट एंड 2 पिलोज आर यूज्ड फॉर द बैक एंड हेड। पिलो कैन बी यूज्ड टू मेंटेन नेचुरल अलाइनमेंट ऑफ द हैंड, रिस्ट एंड फोर आर्म्स। देखिए, यहाँ पर पेशेंट को 45 से 60 डिग्री पर बैठा दिया गया है। उसके बैक, उसके पीठ के पास तकिया लगाते हैं, उसके सिर के पास भी तकिया लगाते हैं, पिलो लगाते हैं छोटा। और जो पैर का हिस्सा है इसको थोड़ा सा एलिवेट, पैर के हिस्से को भी करते हैं, जिससे कि वहाँ किसी तरह का पोप्लाइटियल वेसल्स के एरिया में किसी तरह का प्रेशर ना हो। आप देखिए, ये डायग्राम आपको सही तरीके से समझने में कारगर होगा। 0 डिग्री किसे कहते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री किसे कहते हैं, 90 डिग्री किसे कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट होता है, हिप रीजन से लेकर हेड तक के रीजन को बिल्कुल स्ट्रेट रखता है 90 डिग्री। 45 डिग्री और ज़्यादा उसको झुका देता है, 30 डिग्री और नीचे झुकाएगा, और 0 डिग्री बिल्कुल उसे सुपाइन पोजीशन में कर देगा। और आप देखिए, पेशेंट का पैर का हिस्सा जहाँ घुटना है वो भी थोड़ा सा उठा हुआ है।
अगर आप डायग्राम देखें तो कमर से सिर का हिस्सा बिल्कुल सीधे है और जहाँ घुटना है वो भी थोड़ा सा उठा हुआ है। वो इसलिए उठा है कि वो पेशेंट नीचे सरक कर न चला है और आराम से वो अपने पोजीशन में स्टेबल रहे, स्थिर रहे और उस घुटने के पास, उसके पोप्लाइटियल एरिया के पास किसी तरह का कोई भी प्रेशर ना हो। दूसरी इधर देखिए आप, राइट साइड के डायग्राम को अगर आप देखिए तो वहाँ पर आप देख सकते हैं फाउलर्स लिखा है, सेमी फाउलर लिखा है, हाई फाउलर लिखा है। हाई फाउलर जो होता है मोर देन 80 डिग्री होता है, सेमी फाउलर 30 डिग्री होता है और फाउलर जो होता है 45 to 60 डिग्री होता है। इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की है। ये चीज़ मैं आपको समझा दिया हूँ। अगर ये देखिए, ये जो अगला डायग्राम है ये बता रहा है कि अगर बेड बहुत बड़ा हो तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो उसके सोल के पास, उसके पैरों के पास, उसके तलवे के पास एक तरह का ग्रिल लगा देते हैं जिससे कि वो नीचे न आ पाए और एक तरह से स्टेबल पोजीशन में रहे। 45 डिग्री पर इस तरह से पेशेंट लेटा हुआ है। उसके घुटने के नीचे वाले हिस्से को भी थोड़ा सा उठा दिया जाता है, एलिवेट कर दिया जाता है। इंडिकेशन क्या है? टू रिलीफ डिस्निया। व्हाट इज डिस्निया? यहाँ पर लिखा है टू रिलीव डिस्निया, स्पेलिंग है DYSPNEA। डिसिप्निया इसे नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिस्निया। प्रोनाउंसिएशन इसका है। इसका मतलब होता है सांस लेने में परेशानी। ओके, अगर सांस लेने में परेशानी होती हो, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, जो हृदय रोग के मरीज होते हैं, उनको कहा जाता है कि वो चाहे पानी पिएं, चाहे दाल पिएं, चाहे वो एप्पल का जूस पिएं, चाहे वो कुछ भी तरल पदार्थ लें, लेकिन वो 1 लीटर से ज़्यादा दिन में 24 घंटे में नहीं ले सकते हैं। और क्योंकि अगर 1 लीटर से ज़्यादा वो लेंगे तो उनके हार्ट पर असर पड़ेगा और उनको हमेशा बैठाते हैं, पूरी तरह से नहीं, उनको फाउलर पोजीशन में बैठाया जाता है। उनको 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री पर बैठाया जाता है जिससे कि उनको क्या है, वो सांस लेने में दिक्कत ना हो। अगर उन्हें सीधे लेटा दिया जाए सुपाइन पोजीशन में कार्डियक पेशेंट को तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सांस लेने में दिक्कत ना हो, टू रिलीफ डिस्निया, उनको फाउलर पोजीशन में लेटाया जाता है। इम्प्रूव किया जाता है इससे सर्कुलेशन को भी, इससे टू रिलैक्स द मसल्स ऑफ द एब्डामन, बैक एंड थाई। इससे इस पोजीशन में सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, पेट के, बैक के और थाई की जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं और एब्डामन जो टेंशन होती है, जो टू रिलीव टेंशन ऑन एब्डामन, एब्डामन एरिया का अगर ऑपरेशन हुआ है और वहाँ जो सूचर लगाया गया है, ठीक है, एब्डामन एरिया का ऑपरेशन हुआ है और वहाँ यदि सूचर लगाया गया है, मतलब वहाँ पर ऑपरेशन करके वहाँ पर टाँके लगाए गए हैं, सूचर लगाए गए हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से पोजीशन देने पर उस सूचर पर किसी तरह का टेंशन नहीं होता, किसी तरह का दबाव नहीं पड़ता, सूचर कटता नहीं है। तो पेट का ऑपरेशन करने के बाद जब वो पेशेंट रिकवरी कर रहा हो तब भी हम उसको फाउलर पोजीशन देते हैं। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, जैसे किसी पेशेंट का मान लीजिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद वहाँ पर प्रोलीन या क्रोमिक कैटगट सूचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सूचर बड़े ही नाजुक होते हैं। नाजुक होने का मतलब ये है कि आप नॉर्मल स्थिति में तब तो ठीक है, लेकिन आप पोजीशन बार बार बिगाड़ रहे हैं तो ये सूचर कट जाते हैं। तो इस बचाव ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए ऑपरेशन के बाद 24 घंटे तो सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। फिर जब 24 से 48वां घंटा आता है तब थोड़ा सा उसे फाउलर पोजीशन देते हैं जिससे कि सूचर पर टेंशन ना हो, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में सीधे सीधे लेटने पर भी काफ़ी समय तक उस सूचर पर एक तरह का दबाव बनता है। वो दबाव कैसे बनता है? वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से बनता है और उस सूचर पर प्रेशर ना पड़े, पीछे बैक पर प्रेशर ना पड़े, इसलिए हमेशा सुपाइन पोजीशन में लेटे रहना और लेटे लेटे ही राइल्स ट्यूब द्वारा फीडिंग करना। जब ऑपरेशन हो जाता है तो एक ट्यूब लगाई जाती है, राइल्स ट्यूब, वो नाक में डाली जाती है, उससे हम लिक्विड देते हैं नाक के रास्ते सीधे पेट में। तो लेटे हुए
पेशेंट जो बिल्कुल जिसका पेट का ऑपरेशन हुआ है, सबसे पहले तो उसे एनपीओ रखते हैं। एनपीओ मतलब उसे कुछ भी खाना पीना देना मना होता है, लेकिन जब खाना पीना हम शुरू करते हैं तो उसे राइल्स ट्यूब से देते हैं, ताकि हम ये देखते हैं वो डाइजेस्ट कर रहा है या नहीं। राइल्स ट्यूब से देने के बाद फिर उसको धीरे धीरे मुंह से दिया जाता है और धीरे धीरे उसे बैठाया जाता है। तो ये सब करने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। तो 3 से 4 दिन के समय तक वो पेशेंट उसी तरह पड़ा रहे, तो उसके सूजर पर, उसके बैक पर प्रेशर पड़ता है। तो उससे बचाव के लिए भी ये फॉलोअर पोजीशन का हम इस्तेमाल करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, एक्सप्लेन, पहले तो प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना चाहिए पेशेंट को, उसका हेड को एलिवेट करना चाहिए, उठा देना चाहिए बेड को, और रेस्ट द हेड अगेंस्ट मैटर्स और स्मॉल पिलो। ठीक है, स्मॉल पिलो का भी यूज करना है, मैं बता चुका हूँ। यूज़ पिलो टू सपोर्ट आर्म्स को सपोर्ट करने के लिए भी पिलो देते हैं। प्लेस ए स्मॉल पिलो एट लोअर बैक। लोअर बैक जो लोअर साइड में, बैक साइड में जो लोअर एरिया है वहाँ पर भी सपोर्ट करने के लिए एक छोटा पिलो दे देते हैं। अगर पिलो न रहे तो एयर रिंग दे देते हैं। एयर रिंग और पिलो दोनों यूज किया जाता है हिप एरिया में या लोअर बैक एरिया में। आगे है प्लेस फुटबोर्ड एट बॉटम ऑफ पेशेंट्स फिट। पेशेंट के पैरों के नीचे, बॉटम ऑफ द फिट, फुटबोर्ड का यूज किया जाता है, लेकिन अब इसका यूज नहीं होता, ये आउटडेटेड चीज़ हो गई है। तो प्लेस फुटबोर्ड एट बॉटम ऑफ पेशेंट्स फीट, ये आउटडेटेड चीज़ें पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या करते हैं, फॉलोअर पोजीशन देते हैं तो नी वाले हिस्से को भी थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं, और वो एलिवेट करने वाले बेड आते हैं। प्लेस द पेशेंट इज सिटिंग पोजिशन विथ आर्म्स एट द साइड एट द नी राइज विथ पिलो, नीज राइज विथ पिलो। पर ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगला जो पोजीशन होता है उसे हम कहते हैं, ये 7वां पोजीशन है, सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे 2 डायग्राम बना हुआ है। पेशेंट का हाथ पीछे है। हाथ पीछे का मतलब, इन द सेंस ऑफ हाथ पीछे का मतलब ये होता है कि उसके लेफ़्ट और राइट हैंड में वो जिस तरफ लेटा हुआ है, अगर लेफ़्ट साइड में लेटा है तो राइट हैंड, और राइट साइड में लेटा है तो लेफ़्ट हैंड को पीछे वो कर देगा, और वो जो उसके चेहरे के सामने का हाथ है उसके नीचे एक पिलो होगा। उसके जो हिप एरिया है बिल्कुल फोल्ड होंगे, उसका पैर फोल्ड होगा, उसके जो नी होंगे वो उसके हिप एरिया के बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, और उसका जो सेकंड लेग होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। इस तरह से हम इसे सिम्स पोजीशन कहते हैं। ठीक है, आगे से हम इंटीरियर व्यू देख रहे हैं, ऊपर वाला इंटीरियर व्यू होता है, और सिम्स पोजीशन का जो नीचे वाला डायग्राम है वो पोस्टीरियर व्यू है। ऐसा कब देते हैं, इन दिस पोजीशन द क्लाइंट लाइज ऑन द आइदर द राइट और लेफ्ट साइड। ठीक, द लोअर आर्म्स बिहाइंड द बॉडी एंड अपर आर्म्स बेंट एट द शोल्डर एंड एल्बो। जो लोअर आर्म्स हैं बिहाइंड द बॉडी एंड अपर आर्म्स is bent at the shoulder and elbow। ये सिम्स पोजीशन को फिर से आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में फिर से मैं बता रहा हूँ, इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू। पहले ऊपर इंटीरियर व्यू देखिए, उसमें राइट एंड लेफ्ट हैंड 2 हैंड होते हैं। जो अगर हमने लेफ़्ट साइड में पेशेंट को लेटाया है तो उसका जो राइट हैंड है वो पीछे होगा, और यदि हमने राइट साइड में लेटाया है तो पेशेंट का लेफ़्ट हैंड पीछे होगा। तो पीछे वाला जो हैंड होगा वो बिल्कुल सीधे होगा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जबकि जो आगे वाला हैंड होगा, जो चेहरे के पास हैंड है, वो बेंट होगा ऊपर की तरफ, और उसके नीचे एक पिलो होगा। यही यहाँ पर कहा गया है। द नीज आर बोथ बेंट विद द अपर मोस्ट लेग्स मोर एक्यूटली बेंट। दिस पोजिशन सिमिलर टू द lateral position except that the patient's base is on the interior aspects of the patient's shoulder, girdle and hip। हमें पता है कि 2 गर्डिल होते हैं, एक होता है शोल्डर गर्डिल, एक होता है पेल्विक गर्डिल। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं अंश मेखला और श्रोणी मेखला। तो आप देखिए, अंश मेखला और श्रोणी मेखला में दोनों में स्थिति ये है कि अगर हम शोल्डर गर्डिल की बात करें तो एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और यदि हम पेल्विक गर्डिल की बात करें तो वहाँ पर भी एक पैर ऊपर की तरफ है, हिप हिस्सा, फीमर वाली हड्डी, और जो दूसरा है वो स्ट्रेट है। तो पीछे के दोनों पैर, हाथ वो स्ट्रेट हैं, और आगे के दोनों ऊपर की तरफ बेंट हैं।
ये सिम्स पोजीशन की खास पहचान है। ये कुछ कुछ लेटरल पोजीशन से मिलता है। ये ऐसा कब करते हैं, ये इंडिकेशन है वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन, वेजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन में से देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनेमा एंड सपोजिटरी, जब हमें इनेमा या सपोजिटरी देनी होती है जिसमें कि सपोजिटरी आती हैं, कैप्सूल्स आती हैं डल्कोफ्लेक्स, वो अगर हमें इंसर्ट करना होता है रेक्टल के रास्ते तब इस पोजीशन को हम अप्लाई करते हैं। यूज फॉर रिलैक्सेशन इन एनोरेक्टल एक्सरसाइज, अगर किसी को पाइल्स फिस्टुला फीसर है तो उसमें एनोरेक्टल एरिया को रिलैक्स करने के लिए भी सिम्स पोजीशन को दिया जाता है। पोजीशन फॉर सिग्माडोस्कोपी एंड प्रोक्टोस्कोपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए, सिग्माडोस्कोपी का मतलब होता है कि आप एक दूरबीन को रेक्टल के रास्ते अंदर भेजते हैं और बिल्कुल सिग्मॉइड हिस्सा जो है, जो सीकम कोलन रेक्टम का हिस्सा है, एनल का हिस्सा है, उस रास्ते से दूरबीन को भेजकर उसके पूरे कोलन वगैरह की जाँच की जाती है, रेक्टम कोलन की पूरी जाँच की जाती है। इसे कहा जाता है सिग्माडोस्कोपी। इसमें सिम पोजिशन देते हैं। प्रोक्टोस्कोपी हम करते हैं स्पेशली रेक्टल एरिया में, जो पाइल्स फिस्टुला और फिशर की जांच के लिए भी, उसमें भी हम सिम्स स्पेकुलम देते हैं। प्रोसीजर में हम देखते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, पहले पेशेंट को हम प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं। प्रोवाइड प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं। प्लेस द पेशेंट ऑन द साइड, जो पेशेंट है उसको एक तरफ साइड में उसको लेटाना होता है। प्लेस स्मॉल पिलो अंडर द हेड एंड नेक, एक छोटा सा पिलो उसके हाथ के नीचे और नेक के नीचे, गर्दन के नीचे और हाथ के नीचे रखते हैं। प्लेस पिलो अंडर फ्लेक्स्ड अपर आर्म्स, सपोर्टिंग आर्म्स लेवल विद द शोल्डर, ओके, उसको बिल्कुल फिक्स्ड रखते हैं। प्लेस्ड पिलो, यहाँ पर एक पिलो का इस्तेमाल किया जाएगा अंडर द अपर आर्म्स और अपर लेग की तरफ, और सपोर्टिंग जो लेग और आर्म है वो सपोर्ट में रहेंगे। फिर से अगर आप पिक्चर देखिए तो यहाँ पर देखिए जो उसके हाथ और पैर हैं उन दोनों के पास एक पिलो रखा है, और पीछे वाला जो हाथ और पैर हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सपोर्ट में है। प्लेस सेंड बैक पैरेलल टू प्लांटर सरफेस डिपेंडेंट फुट, ये चीज़ जो है इसका मतलब ये होता है कि ये जो लेग के एरिया में पिलो लगा हुआ है, उस पिलो को इतना बड़ा होना चाहिए कि उस पर दूसरे पैर का भी जांग का कुछ हिस्सा आए। इससे क्या होता है, सपोर्ट और अच्छा हो जाता है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हो तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस लाइन को फिर से समझिए। प्लेस सेंड बैग होता है या पिलो होता है या कुछ ना हो तो कॉटन रोल हो या एयर रिंग ही हो, पैरेलल टू प्लांटर सरफेस द डिपेंडेंट फुट जो होता है ये आप समझ लेते हैं सेकेंडरी फुट को या बैक फुट को, जिसमें कि वहाँ पर भी सपोर्ट के लिए कुछ दे देते हैं। कई बार अगर आप देखें तो सिम्स पोजीशन में जो पीछे वाले पैर का नीचे का हिस्सा, एंकल का हिस्सा है, वहाँ पर भी कॉटन रोल लगाते हैं जिससे कि पेशेंट को कंफर्टेबल मिल सके। अगला जो पोजीशन होता है इसे कहते हैं टेंडलबर्ग पोजीशन। टेंडलबर्ग पोजीशन में देखिए दो तरीके का पोजीशन है। एक ऊपर वाला बेड आप देख रहे हैं, वो बेड, ये दोनों पोजीशन बेड के कारण है। ऊपर वाले का जो बेड है वो उसका केवल नीचे वाला हिस्सा ही ऊपर उठ सकता है, इसलिए वहाँ पर ऐसा किया गया है। जबकि नीचे वाले बेड में क्या है कि पूरा का पूरा बेड ही नीचे जा सकता है, इसलिए इसको ऐसे किया गया है। तो वो जो दोनों जो पोजीशन है ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन, ये दोनों पोजीशन बिल्कुल सही हैं। ये दोनों में फ़र्क है इनके बेड के कारण। ट्रेंडलबर्ग ये जो है इसका प्रोनाउंसिएशन है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ये पोजीशन तब देते हैं जैसे पेशेंट है, पेशेंट को हमने बैठाया, मान लीजिए उस पेशेंट की हार्निया का ऑपरेशन करना है, उस पेशेंट को हमने बैठाया, उसके लंबर रीजन में हमने इंजेक्शन हमने दिया स्पाइनल एनेस्थेसिया। ये स्पाइनल एनेस्थेसिया हो गया एनाबिन इंजेक्शन, बुपिवोकाइन विथ एड्रेनलिन इंजेक्शन। जब हमने ये लंबर रीजन में इंजेक्शन लगाया तो कमर के नीचे हमें ऑपरेशन करना है या डायफ्राम के नीचे हमें ऑपरेशन करना है, तो इसमें काफ़ी हमें सहूलियत हो जाती है। स्पाइनल एनेस्थेसिया लगाने से इंजेक्शन का नाम मैं फिर बताता हूँ, बुपिवोकाइन विथ एड्रेनलिन इंजेक्शन ये होता है, एनाबिन्स के नाम से मार्केट में आता है। ये डायफ्राम के नीचे के पूरे हिस्से को स्पाइनल एनेस्थेसिया पैरालिसिस कर देता है टेम्परेरी। तो ऐसा करने के बाद
ऐसा करने के बाद तुरंत क्या करते हैं, उस बेड को हेड के एरिया को बिल्कुल नीचे कर देते हैं और पैर के एरिया को ऊपर कर देते हैं। मतलब हम उस स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद हम तुरंत ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन दे देते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो पेशेंट है उस पेशेंट को एनेस्थीसिया अच्छी तरीके से वो काम करती है। वो एनेस्थीसिया इंजेक्शन का यूज उस पेशेंट के ऊपर और अच्छी तरीके से होता है और इसके बाद हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, इन दिस द पेशेंट लाइज ऑन द बैक विद द हेड लो, सर जो उसका नीचे होता है और वो पीठ के बगल लेटा होता है। द फुट ऑफ द बेड इज एलिवेटेड एट 45 डिग्री एंगल, जो पैर का हिस्सा होता है वो 45 डिग्री ऊपर उठा होता है। इंटायर फॉर्म ऑफ द बेड इज टिल्टेड विद द हेड ऑफ द बेड डाउन। यहाँ पर एक वर्ड है, उसका नाम है टिल्ट। टिल्ट का मतलब होता है झुकाना। तो झुकाना, टिल्ट का मतलब झुकाना, मतलब जैसे ही स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाएगा बैठाकर, पेशेंट को लेटाते हैं, लेटाकर पूरे बेड को टिल्ट कर दिया जाता है। सर का हिस्सा झुका देते हैं, पैर का हिस्सा 45 डिग्री ऊपर कर देते हैं। इससे एनेस्थीसिया अच्छी तरीके से काम करता है। इंडिकेशन क्या है इसके? यूज्ड इन इमरजेंसी चीज, ये इमरजेंसी में भी इसी तरह देते हैं, जैसे कि शॉक हो गया या हैमरेज हो गया या हाइपोटेंशन। शॉक जब किसी व्यक्ति को लगे या उसको हैमरेज हो गया हो शरीर में, उसको हेमरेजिक कंडीशन में हो गया हो, ब्रेन हेमरेज वगैरह कह सकते हैं, या फिर हाइपोटेंशन की स्थिति होती है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ सुधार करना चाहता हूँ कि हेमरेज भी कई तरीके के होते हैं। तो ब्रेन हेमरेज की बात हम यहाँ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसी स्टडी नहीं हुई है कि हम ब्रेन हेमरेज में ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन दे दें। ऐसी कोई प्रॉपर स्टडी नहीं हुई है। लेकिन अदर जो हेमरेज का मतलब है, जैसे कि अदर हेमरेज से अगर हम सपोज दैट है कि उसको चेस्ट रीजन में उसका लंग्स रप्चर कर गया है, जैसे कहीं कोई मारपीट का केस हुआ है और किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति को तलवार से मार दिया और उसका पूरा का पूरा एक लेफ़्ट साइड या राइट साइड का लंग्स ही पंचर कर गया। ओके, लंग्स पंचर कर गया। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भी हम पोजीशन ट्रेडलेनबर्ग दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हेमरेज की बारे में जो स्टडी की गई है, उसमें जो रिसेंट स्टडी की गई है उसमें ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन से दूर रहने के लिए कहा गया है। मैं फिर से दोहराता हूँ, हेमरेज आप ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद दे सकते हैं, शॉक के बाद दे सकते हैं, हाइपोटेंशन के बाद दे सकते हैं। लेकिन हेमरेज जो है उसमें इसको देना है या नहीं देना है, ये थोड़ी विवादित चीज़ है, क्योंकि कई जगह अप्लाई होती है, कई जगह से इसको अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि इससे स्थिति ख़राब होती है। तो हम हेमरेज को रहने देते हैं, बाकी तीनों चीज़ों पर हम ये अप्लाई करेंगे ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन। कौन कौन से? शॉक, हाइपोटेंशन एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया। आगे है पोस्ट ड्यूरल ड्रेनेज। पोस्ट ड्यूरल ड्रेनेज का मतलब होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के लंग्स में किसी व्यक्ति के लंग्स में ब्रेंकियोहीमेटोमा हो गया है, या फिर लंग्स में एप्सिस घाव हो गया है, या फिर हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स हो गया है। हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स मतलब कि जो उसके लंग्स का रीजन है उसमें निमोनिया हो गया, पानी भर गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में वहाँ से उस लिक्विड को निकालने के लिए हम लंग्स के एरिया में इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन से उस लिक्विड को निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हम ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। पोस्ट ड्यूरल हेमेटोमा में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं लंग्स एक्सीडेंट। लंग्स एक्सीडेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति इस तरह से एक्सीडेंट उसका हुआ कि उसके लंग्स एरिया में चोट लग गई, उसके
पूरे का पूरा लंग्स एरिया रप्चर हुआ है और उसमें फ्लूइड एक्युमुलेट हो गए हैं, तो उस फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए भी ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन हम देते हैं। इसका एक और यूज होता है वेन थ्रम्बोसिस में। वेन थ्रम्बोसिस का मतलब होता है जबकि बहुत ही क्लॉट बन जाए, वेन में क्लॉट बन जाए और बहुत ही डीप रहे, तभी हम ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। ये सब इसके इंडिकेशंस हैं। प्रोसीजर में क्या करना होता है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट। पेशेंट के हम प्रोसीजर समझाते हैं, ये सभी में करना होता है। प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लेटाते हैं। लोअर द हेड एंड ऑफ द बैक end of the bed, or if it is not adjustable type, use bed block at foot at tilt entire frame of bed down और एलिवेट द फुट इंड एट 45 एंगल। इनके कहने का मतलब ये है कि पेशेंट को हम लेटाकर पेशेंट के सिर को 45 डिग्री नीचे करके पैर वाले हिस्से को ऊपर उठाते हैं, पूरे बेड को नीचे कर देते हैं। और यदि ऐसा संभव ना हो सके, इस तरह का बेड ना हो, तो हम ऊपर वाला बेड हो जैसा है, अगर नीचे की तरफ बेड ना हो कि पूरा का पूरा नीचे आगे वाला हिस्सा नीचे झुक जाए और पीछे वाला हिस्सा ऊपर आ जाए, अगर इस तरह का बेड नहीं है तो हम वही बेड इस्तेमाल, अगर नॉर्मल बेड है तो हम नॉर्मल बेड में पैर वाले हिस्से को ऊपर कर देते हैं। द पेशेंट इज केयरफुली सपोर्टेड टू प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग। एक चीज़ ध्यान देना है, जब भी हम ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन दें तो पेशेंट को सोना नहीं है। पेशेंट को किसी भी कीमत पर हम स्लीपिंग पैटर्न जो अगर दिखने लगे, अगर वो व्यक्ति सो रहा है तो हम उसको तुरंत जगा देंगे। ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन में मरीज को हम कभी सोने नहीं देते। अगला पोजीशन है जिसे हम कहते हैं नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन आप देख सकते हैं, ये एक फीमेल है जो कि इसका जो सिर है वो एक पिलो पर है और एक तरफ की तरफ लेफ़्ट या राइट साइड एक तरफ ये मुड़ा होगा। इसके हाथ दोनों बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और पिलो के पास होंगे, बेड से लगे होंगे। इसके जो दोनों नी होंगे वो बेड से होंगे और ऊपर की तरफ उठे होंगे, और इसका जो पैल्विक रीजन है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ होगा। और पैर के हिस्सा जो है, जो कि नी के नीचे का हिस्सा है, सोल तक जो जाता है तलवे तक, वो बिल्कुल बेड से लगा होगा। इसे हम नी चेस्ट पोजीशन कहते हैं। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसका यूज क्या होता है, द पेशेंट रेस्ट ऑन द नी एंड द चेस्ट पोजीशन। ओके, द बॉडी इज एट 90 डिग्री ऑफ द हिप। जो हिप का एरिया है वो 90 डिग्री बिल्कुल क्या होगा, वो उठा होगा। द बॉडी इज एट द 90 डिग्री एंगल टू द हिप विथ बैक स्ट्रेट, द आर्म्स एबव द हेड एंड द हेड टर्न्स टू वन साइड। मैंने जैसा कहा कि हेड जो होता है एक साइड होता है और वो मुड़ा होता है, ये जो कमर का हिस्सा ऊपर उठा होता है। इसका यूज क्या होता है, ये वेजाइना के यूज में, रेक्टम के यूज में होता है। वेजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन में इसका यूज होता है। रेक्टल प्रोलैप्स, जब रेक्टल का हिस्सा बाहर निकलने लगे तब इसके एग्जामिन में इसका यूज होता है। और ये ज़्यादातर यूज होता है गायनेकोलॉजी के पेशेंट में, जब पोस्टमार्टम वाली स्थिति आ जाती है, मतलब जब डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसके बाद जब पेशेंट जाता है फॉलोअप में, तो इस तरह से पोजीशन देकर जांच की जाती है। प्रोसीजर इसका ये है कि पेशेंट को पहले समझाते हैं, उसको प्राइवेसी मेंटेन कराते हैं, पेशेंट को रेस्ट करने देते हैं, नी और चेस्ट, नी एंड चेस्ट पोजीशन में पेशेंट को रेस्ट करने देते हैं, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है उन पेशेंट को जिनके अंदर रेक्टल प्रोलैप्स है या जिनके अंदर पोस्टमार्टम वाली स्थिति है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तीसरा है यूज में एज एक्सरसाइज फॉर पोस्टमार्टम एंड गायनेकोलॉजी पेशेंट। मैंने बताया कि गायनेकोलॉजी जो पेशेंट है उसमें अगर पोस्टमार्टम है तो इसमें ये पोजीशन एक्सरसाइज के तौर पर यूज की जाती है। जैसे रेक्टल में पाइल्स फिस्टुला फीसर में हम रेक्टल एक्सरसाइज में सिम्स पोजीशन देते हैं, उसी तरह गायनेकोलॉजी में पोस्टमार्टम कंडीशन में हम नी चेस्ट पोजीशन देते हैं एक्सरसाइज के तौर पर। प्रोसीजर इसका ये है कि एक्सप्लेन पहले कर देना है और बाकी सारी चीज़ें हमने ये बता दिया है कि कैसे इसको अप्लाई करना है। अगला पोजीशन है जिसे हम कहते हैं आर्थोपेनिक पोजीशन। आर्थोपेडिक नहीं है, ध्यान दीजिए, आर्थोपेनिक पोजीशन, इसे पैनिक पोजीशन बोलते हैं। ठीक है,
कई जगह प्रोनाउंसिएशन इसका इसमें पी एप्सिलॉन करके आर्थोनिक पोजीशन कई लोग बोलते हैं, लेकिन आर्थोपेनिक लोग पोजीशन भी लोग बोलते हैं। तो इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं, आर्थोपेनिक पोजीशन या आर्थोनिक पोजीशन। इसमें पेशेंट को ये बहुत ही कम अप्लाई होता है। इसमें पेशेंट को बैठा देते हैं, उसके पीछे वाला बेड का हिस्सा ऊपर करते हैं, उसके नी के नीचे वाला हिस्सा भी बेड का ऊपर कर देते हैं ताकि वो नीचे न सरके और उसका जो पोप्लाइटियल एरिया है वहाँ पर किसी तरह का प्रेशर न पड़े। बैक साइड में एक पिलो दे देते हैं, आगे एक दे देते हैं सपोर्टिव टेबल जिस पर वो एक पिलो देते हैं और पेशेंट उस पर अपने दोनों हाथों को टर्न करके हेड को एक तरफ राइट या लेफ़्ट साइड में मूव करके लेटा होता है। ऐसा देने का कारण होता है, इसका इंडिकेशन ये है कि जब व्यक्ति को सीवियर डिस्निया हो, जब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, कार्डियक पेशेंट हो, जिसको इसको हृदय का मरीज, हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति हो, या ऐसा व्यक्ति जिसको जिसको थोरैकोसेंटेसिस इसे बोलते हैं, थोरैकोसेंटेसिस का मतलब होता है कि रिमूव फ्लूइड और एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। ठीक है, जो प्लूरल कैविटी है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा एयर भर गया है या उसमें किसी तरह का कलेक्शन हो गया किसी फ्लूइड का, उसको निकालने के लिए भी इस पोजीशन को दिया जाता है। तो ये है आर्थोपेनिक पोजीशन, और मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा आप मुझसे तत्काल पूछिए, और आप मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, मुझे आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम 24 आवर्स। और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड बाय।